नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आउटलुक पर। और आज हम विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। विटामिन का निर्माण मनुष्य के शरीर में नहीं होता दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। विटामिन का निर्माण मनुष्य के शरीर में नहीं होता, अतः इसकी आपूर्ति भोजन के द्वारा होती है। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन जो है इसका निर्माण मनुष्य के शरीर के अंदर नहीं होता और इसके लिए हमें बाह्य आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। विटामिन का आविष्कार फंक के द्वारा 1911 में किया गया था। अभी तक कुल 6 प्रकार के विटामिनों की खोज की गई है दोस्तों। कुल कितने विटामिन हैं जो अभी तक ज्ञात हैं दोस्तों? तो कुल 6 विटामिन हैं जिन्हें हम जानते हैं। ये विटामिन कौन कौन से हैं दोस्तों? ए, बी, सी, डी, ई एवं के हैं। अगर हम बात करें घुलनशीलता के आधार पर तो विटामिन 2 प्रकार के हैं दोस्तों। जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन दोस्तों कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील विटामिन है, जिसे कीड़ा के नाम से भी शॉर्टिक लोग अपनाते हैं। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B12 में दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसे हम रतौंधी कहते हैं। विटामिन बी को हम थायमिन के नाम से जानते हैं और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं और इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम दोस्तों टोकोफेरॉल है और विटामिन ई की कमी से दोस्तों जनन क्षमता में कमी होती है। विटामिन के को हम फिलोक्विनोन के नाम से जानते हैं और जिस व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी होती है उसके शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन B6 को हम पाइरिडॉक्सिन भी कहते हैं। तो विटामिन B6 को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? पाइरिडॉक्सिन के नाम से। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से दोस्तों एनीमिया रोग होता है। विटामिन B12 को हम साइनोकोबालामीन कहते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम उसे हम क्या कहते हैं? साइनोकोबालामीन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। तो एनीमिया अगर किसी व्यक्ति के शरीर में है तो उसे विटामिन B12 लेना चाहिए, जिससे कि एनीमिया नामक रोग समाप्त हो सकता है या कम हो सकता है। वसा दोस्तों, आइए बात करते हैं वसा के बारे में। वसा के द्वारा ही सामान्यतः ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। वसा किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? तो वसा ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो होता है उसके एस्टर से मिलकर बना होता है। तो वसा का जो स्रोत है दोस्तों क्या है? वो है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का एस्टर। वसा में दोस्तों ऑक्सीजन पाई जाती है, हाइड्रोजन पाई जाती है और कार्बन। यह 3 तत्व फैट में पाए जाते हैं। तो कभी एग्जाम में मान लीजिए पूछता है कि वसा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो वसा में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन आदि तत्व पाए जाते हैं। और दोस्तों वसा का जो संश्लेषण है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है वसा का संश्लेषण मनुष्य के किस अंग में होता है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है वसा का संश्लेषण। वसा कितने प्रकार की होती है? तो वसा 2 प्रकार की होती है। एक वसा होती है संतृप्त वसा और एक असंतृप्त वसा होती है। अगर हम संतृप्त वसा की बात करें दोस्तों तो पॉम ऑयल और कोकोनट ऑयल। याद करने का तरीका दोस्तों, पॉम का आपने पेड़ देखा होगा, पॉम और कोकोनट का तो दोनों एक जैसा होता है। तो आप संतृप्त वसा के रूप में पॉम का पेड़ और कोकोनट का पेड़ मान सकते हैं। जबकि अगर हम असंतृप्त की बात करें तो फिश ऑयल होता है। वसा की वजह से दोस्तों त्वचा मुलायम और चमकदार होती है। जो व्यक्ति देखिए मोटे होते हैं उनकी जो त्वचा होती है वो मुलायम होती है और चमकदार होती है। आइए अब कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों,
निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके पास। फल हो गया, सब्जियां हो गई, पनीर हो गई और मिठाई हो गई। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों, ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व पनीर प्रदान करती है। आप जानते हैं पनीर किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? तो पनीर दूध से बना होता है। जब दूध में किण्वन होता है दोस्तों, तो किण्वन के द्वारा पनीर बनती है। और इसके लिए कौन कौन बैक्टीरिया जिम्मेदार हैं दोस्तों इस दूध से पनीर बनने की प्रक्रिया में? तो दोस्तों 2 बैक्टीरिया हैं जो कि दूध से पनीर बनने की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं। एक है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। कौन दोस्तों? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। और जो दूसरा बैक्टीरिया है दोस्तों, उसका नाम है ल्यूकोनोस्टोक। कौन सा दोस्तों? ल्यूकोनोस्टोक। तो एग्जाम में जब भी आपसे कभी पूछा जाता है कि दूध से पनीर किस विधि के द्वारा बनती है, तो किण्वन विधि के द्वारा दूध से पनीर बनती है। और इसके लिए कौन कौन से बैक्टीरिया जिम्मेदार हैं दोस्तों? तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बैक्टीरिया और ल्यूकोनोस्टोक बैक्टीरिया दोनों जिम्मेदार हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों, प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। सेकंड कथन है दोस्तों, प्रोबायोटिक खाद्य अंतर फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। तो उपयुक्त कथनों में से दोस्तों कौन कौन से सही हैं इसके बारे में बताना है। 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 1 और 2 दोनों। आप जानते हैं जो प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ होते हैं दोस्तों, वो मानव के लिए लाभकारी जो सजीव जीवाणु होते हैं उसमें विद्यमान होते हैं। तो जो प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं। और जो प्रोबायोटिक खाद्य होता है दोस्तों, वो अंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में भी सहायता प्रदान करता है। आप जानते होंगे जो मानव का पाचन तंत्र है वहां पर कई ढेर सारे जीवाणु पाए जाते हैं। वहां पर कुछ लाभकारी भी जीवाणु पाए जाते हैं और कुछ हानिकारक जीवाणु पाए जाते हैं। तो जो दोस्तों लाभकारी जीवाणु हैं वो प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ है इनके द्वारा हमारे जो लाभकारी जीवाणु हैं वो प्रदान किए जाते हैं। कहाँ पर? मानव के जो अंत्र फ्लोरा होता है वहां पर। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते हैं, पहला ऑप्शन दोस्तों पोषक, विटामिन और खनिज। तो ये जो दोस्तों न्यूट्रास्यूटिकल्स है इसका मतलब क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स अर्थात पोषक पदार्थ। और फार्मास्यूटिकल्स लिया गया है। तो ठीक है, जैसे इसका दवा हो गया। ठीक है, तो कुछ ऐसे पोषक पदार्थ जिनसे दवा बनती है तो उसे ही हम न्यूट्रास्यूटिकल्स कहते हैं। तो दोस्तों ये क्या होते हैं? पोषक, विटामिन और खनिज, पोषक प्रोटीन और वसा अम्ल, पोषक और विषाक्त प्रभाव, पोषक और औषधि प्रभाव। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि मान लीजिए कुछ पदार्थ हैं जिनसे हम दवाओं का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ वो हमें मानव शरीर को पोषकता भी प्रदान करते हैं, तो उन्हें हम न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद कहते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? इसका सही आंसर है पोषक और औषधि प्रभाव। आप देख सकते हैं जैसे ये जो दवा है इसके अंदर आप देख सकते हैं टमाटर हो गया, यहाँ पे अंगूर हो गए, जो इन सब पदार्थों से मिलकर बना है और दवा के रूप में भी काम देता है। साथ ही साथ मनुष्य को जो पोषक पदार्थों की पूर्ति है वह भी सुनिश्चित करता है। इसीलिए ऐसे दवाओं को न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद कहते हैं। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था दोस्तों? तो अभी आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है, फंक ने विटामिन का आविष्कार किया है। और कब किया था दोस्तों? 1911-12 में। ठीक है दोस्तों, तो 1911-12 में पहली बार विटामिन की जो अवधारणा थी उसे दिया गया था। और ये फंक दोस्तों कहाँ के थे निवासी? तो ये दोस्तों पोलिश निवासी थे, पोलैंड के। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं? 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास।
कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन क्या होते हैं दोस्तों? विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। विटामिन दोस्तों जो शरीर की उपापचयी अभिक्रियाएं होती हैं उनमें यह एक कैटलिस्ट का वर्क करते हैं। मनुष्य के शरीर में जो उपापचयी संबंधित क्रियाएं होती हैं उनमें यह कैटलिस्ट के रूप में कार्य करते हैं। आप जानते होंगे दोस्तों, जंतुओं को जो अधिकांशता विटामिन होते हैं कहाँ से प्राप्त होते हैं? क्योंकि मानव का जो शरीर होता है वो विटामिन उत्पन्न नहीं करता, तो उसको शरीर के लिए, उसके शरीर के लिए जो विटामिन की आवश्यकता है उसकी पूर्ति वाह्य खाद्य पदार्थों से होती है। ठीक है दोस्तों, और तो इस प्रकार हम इसे कह सकते हैं कि विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास, वसा, हार्मोन, प्रोटीन या विटामिन। तो दोस्तों किसे हम सहायक आहार कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है विटामिन। आपको पता है कि विटामिन हमें खाद्य पदार्थों के माध्यम से प्राप्त होता है और इसे हम सहायक आहार की संज्ञा भी देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें से जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है वे हैं, देखिए जीवधारी जितने भी पूरे विश्व में उपस्थित हैं उनको 27 तत्वों की बेसिक नीड होती है और जिनमें से 15 धातुएं होती हैं। ठीक है, तो इनमें से जो दोस्तों प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं, जो अधिक मात्रा में आवश्यक होती हैं, वे कौन कौन से हैं? आपके पास 2 सेकंड का समय है दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो दोस्तों ध्यान रखिए इसका सही आंसर क्या है? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। आप जानते हैं दोस्तों हम पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं, सोडियम को Na से, मैग्नीशियम को Mg से और कैल्शियम को Ca से। दोस्तों और मैं आपको बता दूं, सल्फर और क्लोरीन आदि और अन्य पदार्थ हैं जिनकी आवश्यकता मानव शरीर में प्रभुत मात्रा में होती है। तो इन चारों के सिवाय पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सिवाय कुछ तत्व और भी हैं जो मानव शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों ये कौन कौन से हैं? ये हैं क्लोरीन और सल्फर। इन दोनों तत्वों की भी प्रभुत मात्रा में मानव शरीर में आवश्यकता होती है। अब मानव शरीर में ये तत्व तो मान लीजिए अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं, कुछ तत्व होंगे जो लघु मात्रा में भी मानव शरीर के लिए आवश्यक होते होंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनकी आवश्यकता मानव शरीर में अधिक मात्रा में है। तो वह है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, साथ ही साथ क्लोरीन और सल्फर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। किस चीज के स्रोत हैं दोस्तों? पहला ऑप्शन है आपके पास सोडियम व पोटेशियम के, सेकंड ऑप्शन है आपके पास फास्फोरस व मैग्नीशियम के, थर्ड ऑप्शन दोस्तों आपके पास पोटेशियम व फास्फोरस के, और फोर्थ ऑप्शन दोस्तों आपके पास केवल पोटेशियम के। तो दोस्तों जो सेब होता है वो हृदय रोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और यह केवल पोटेशियम के बड़े स्रोत हैं। आप जानते होंगे दोस्तों सेब का गुण क्या होता है? सेब दोस्तों एंटी ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं सेब में, ये भी आप जानते होंगे। सेब में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब व्यक्ति सेब का सेवन करता है तो सेब का मुख्य कार्य क्या होता है? क्योंकि इसमें पोटेशियम पाया जाता है, पोटेशियम पाने जाने की वजह से इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? तो यह कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हृदय रोगियों में जो समस्या होती है वो कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होती है। ठीक है, तो सेब जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करता है जिससे हृदय रोगों के लिए यह बहुत ही फायदेमंद है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास। बेरी बेरी
घेंघा, रतौंधी या वर्णांतरता। तो दोस्तों जो पॉलिश किया हुआ चावल है जो बहुत चमकता है, तो आप कोशिश कीजिए ऐसे चावलों को आप ना खरीदें, आप अनपॉलिश्ड चावल लें, क्योंकि अगर आप पॉलिश्ड चावल खाएंगे तो बेरी बेरी रोग होने की संभावना आपके अंदर बढ़ जाएगी। क्योंकि आप देखते होंगे जो चावल बहुत सफ़ेद होते हैं या जो गेहूं का आटा होता है उसमें क्या होता है, जो गेहूं का आटा भी बहुत सफ़ेद होता है। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो पॉलिश इस्तेमाल करने की वजह से इनमें थायमीन की कमी हो जाती है। किस चीज़ की कमी होती है दोस्तों? थायमीन की कमी होती है। और जब थायमीन कम हो जाएगा दोस्तों शरीर में, तो थायमीन की कमी की वजह से एक रोग होता है जिसे हम बेरी बेरी कहते हैं। तो पॉलिश का प्रयोग होने से दोस्तों थायमीन की कमी होती है, थायमीन की कमी होने से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास। विटामिन B6 धान की चोकर या जिसे हम राइस ब्रेन कहते हैं, विटामिन B2 इनका स्रोत दोस्तों क्या है? कार्ड यकृत तेल, विटामिन E गेहूं अंकुरित तेल और विटामिन K अल्फा अल्फा। तो दोस्तों इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों विटामिन B6 कहाँ पाया जाता है? तो विटामिन B6 दोस्तों धान की चोकर में पाया जाता है, बहुत बिल्कुल सही है। कभी एग्जाम में पूछता है दोस्तों धान की चोकर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो दोस्तों धान की चोकर में विटामिन B6 पाया जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों विटामिन B2 को दोस्तों, तो हम इसे राइबोफ्लोविन के नाम से जानते हैं दोस्तों। और अब आइए विटामिन E को देखते हैं दोस्तों। तो विटामिन E गेहूं के अंकुरित तेल से प्राप्त होता है, ये बात 100% सही है। और विटामिन K दोस्तों अल्फा अल्फा नामक घास होती है उसमें पाया जाता है। किंतु जो विटामिन B2 है वो कार्ड या यकृत के तेल में नहीं पाया जाता दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विटामिन B2 कार्ड यकृत तेल में नहीं पाया जाता। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन C पाया जाता है। देखिए 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, मूली, मटर, कुम्हड़ और मिर्च में। तो दोस्तों किसमें सर्वाधिक विटामिन C पाया जाता है? तो विटामिन C दोस्तों इन चारों ऑप्शन में सर्वाधिक मिर्च में पाया जाता है। आप अगर 100 ग्राम मिर्च लेंगे दोस्तों, तो अगर आप देखेंगे तो 100 ग्राम मिर्च में लगभग 145 मिलीग्राम दोस्तों 145 मिलीग्राम विटामिन C पाया जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास हैं, क्या है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विटामिन C। विटामिन C आप जानते हैं खट्टे फलों में पाया जाता है और यह चर्म को स्वस्थ रखने में सहयोगी होता है। आप जानते होंगे विटामिन C दोस्तों वाटर सॉल्युबल है, क्योंकि यह जल में घुल जाता है। और यह दोस्तों आपके मसूड़ों को मजबूत करता है विटामिन C। विटामिन C का दोस्तों मुख्य कार्य क्या होता है? यह चर्म को स्वस्थ रखता है, दांतों में दोस्तों जो मसूड़े होते हैं उनको मजबूत बनाता है, जो कोलेजन तंतु होते हैं उनका यह निर्माण करता है। और विटामिन C की दोस्तों कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो विटामिन C चर्म को स्वस्थ रखता है, मसूड़ों को बनाता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, और यह कोलेजन तंतु का भी निर्माण करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। विटामिन C का दोस्तों सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? सेब, आम, आंवला या दूध? तो इसका आंसर दोस्तों है आंवला। विटामिन C सर्वाधिक आंवले में पाया जाता है। दूध में दोस्तों क्या पाया जाता है? दूध में विटामिन B12 पाया जाता है, विटामिन A, विटामिन D। तो कभी आपसे पूछा जाता है कि दूध में दोस्तों कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, तो ADB जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है दोस्तों ना, तो वैसे इसको याद कर लीजिए, विटामिन ADB, विटामिन A, विटामिन D और विटामिन B12। ठीक है दोस्तों,
जो आंवला है इसमें विटामिन सी पाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। घाव भरने में निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा सहायक है? 4 विटामिन है, ए बी सी डी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विटामिन सी। अभी आपने पढ़ा है चर्म रोगों के लिए और जो तंतु था उसको निर्माण करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो उसके लिए विटामिन सी का इस्तेमाल होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? 4 ऑप्शन है आपके पास, स्कॉर्बिक एसिड, थायमीन, सैट्रिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड। तो विटामिन सी का दोस्तों रासायनिक नाम क्या है बताइए? तो इसका सही आंसर है स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को हम स्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास, लौह के, कैल्शियम के, आयोडीन के या सोडियम के। 4 ऑप्शन है आपके पास दोस्तों, ध्यान रखिएगा। विटामिन सी किसका अवशोषण करता है, एब्जॉर्प्शन करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है लौह के। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन यह सत्य है दोस्तों। तो विटामिन सी लौह का अवशोषण करता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ दोस्तों विटामिन डी ग्रहण करने पर विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं अन्य खनिजों के अवशोषण की दर में वृद्धि करता है। ठीक है दोस्तों, तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के साथ जब विटामिन डी ग्रहण किया जाता है तो विटामिन कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं अन्य खनिजों के अवशोषण की दर में वृद्धि करता है, जबकि विटामिन सी दोस्तों लौह अवशोषण करता है। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन सी के द्वारा लौह अवशोषण होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? 4 ऑप्शन दोस्तों, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो अभी आपने दोस्तों पढ़ा है विटामिन सी जल में घुल जाता है, जल में घुलनशील है। भैया अगर जल में घुलनशील है तो यह शरीर में मूत्र के रूप में शरीर से उत्सर्जित हो जाता है और यह यह शरीर में भंडारित नहीं होता है। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की कमी से दोस्तों शरीर में खून का थक्का नहीं बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विटामिन B12 और विटामिन ए। तो दोस्तों ए और 1 और 4। ठीक दोस्तों, तो पहला और जो चौथा ऑप्शन है यह आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। तो विटामिन ए और विटामिन के, थोड़ा दिमाग से उतर गया था। विटामिन के और विटामिन B12, विटामिन के और विटामिन B12 आंत के द्वारा अवशोषित होता है या संश्लेषित होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है दोस्तों? 4 ऑप्शन है आपके पास, रिकेट्स, बेरी, ऑस्टियोपोरोसिस या पेलेग्रा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो विटामिन डी की कमी से दोस्तों एक रिकेट्स होता है और दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 रोग होते हैं, रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस होता है विटामिन डी की अल्पता से। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, फॉलिक एसिड या रेटिनॉल। तो दोस्तों विटामिन डी में क्या पाया जाता है बताइए? इसका आपके पास 2 सेकंड का समय है। तो विटामिन डी में दोस्तों कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। कैल्सीफेरॉल दोस्तों एक्चुअली विटामिन डी का रासायनिक नाम है, जबकि विटामिन सी को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हम ऑर्गोकैल्सीफेरॉल कहते हैं?
चार ऑप्शन है आपके पास, विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B12 या विटामिन B6। तो दोस्तों हमारे शरीर में आपको पता ही है कि दो सक्रिय विटामिन होते हैं विटामिन के, जिसे हम कोलेकैल्सिफेरॉल कहते हैं और आर्गोकैल्सिफेरॉल। क्या क्या दोस्तों नाम है? कोलेकैल्सिफेरॉल और आर्गोकैल्सिफेरॉल। तो दोस्तों हम विटामिन D2 को दोस्तों नॉर्मली किस नाम से कहते हैं? तो विटामिन D2 को हम दोस्तों आर्गोकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, विटामिन D2 किस नाम से जाना जाता है? तो हम इसे आर्गोकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं। जबकि जो विटामिन D3 होता है दोस्तों, इसे हम कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं दोस्तों। किस नाम से? कोलेकैल्सिफेरॉल। विटामिन D2 को हम आर्गोकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं, जबकि विटामिन D3 को हम कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं। आप जानते होंगे दोस्तों, विटामिन जो D2 है, विटामिन D का वह प्रकार है दोस्तों जो कि हमको भोजन व आहार से प्राप्त हो जाता है। तो हमें जो भोजन से विटामिन D प्राप्त होता है दोस्तों, कौन सा है? विटामिन D2 या आर्गोकैल्सिफेरॉल है, जो कि हमें भोजन से प्राप्त हो जाता है। अब किन किन खाद्य पदार्थों से दोस्तों ये आर्गोकैल्सिफेरॉल प्राप्त होता है? तो दोस्तों मक्खन हो गया, आपका पनीर हो गया, मशरूम हो गया। इन खाद्य पदार्थों से दोस्तों आर्गोकैल्सिफेरॉल पाया जाता है, जिसे हम विटामिन D2 कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जबकि विटामिन D3 को हम कोलेकैल्सिफेरॉल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? 2 सेकंड है आपके पास, बताइए इसका आंसर कौन सा सही है जो कि सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों विटामिन के जो कि बंध्यापन दिया गया है यह सही नहीं, बाकी नियासिन दोस्तों सही है, इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। थायमिन की कमी से दोस्तों बेरी रोग होता है। विटामिन D की कमी से सूखा रोग होता है, जिसे हम रिकेट्स या ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं। रिकेट्स बच्चों में होता है, जबकि ऑस्टियोपोरोसिस वयस्कों में होता है। और विटामिन के दोस्तों बंध्यापन के लिए जिम्मेदार नहीं होते, जबकि इसके स्थान पर विटामिन E बंध्यापन के लिए जिम्मेदार होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रतौंधी निम्नलिखित की कमी के कारण होती है। तो दोस्तों किसकी कमी के कारण रतौंधी होती है? 4 ऑप्शन है आपके पास, विटामिन B1, विटामिन C, विटामिन A, विटामिन E। तो किसकी कमी के कारण रतौंधी होती है दोस्तों? तो विटामिन A की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन A को दोस्तों हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी की कमी से ही रतौंधी होती है। अगर किसी व्यक्ति को रतौंधी से बचना है तो दोस्तों उसको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसे कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन करना पड़ेगा, जैसे हो गया दूध, गाजर, हरी सब्जियां आदि। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में विटामिन A कहां पर संचित होता है दोस्तों? तो मानव के शरीर में विटामिन A का संचयन कहां पर होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, यकृत में, आमाशय में, तिल्ली में या उदर में। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में जो विटामिन A है उसका संचयन यकृत में होता है, जिसे हम लीवर के नाम से भी जानते हैं। भविष्य में दोस्तों और भी बेहतरीन वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। विटामिन का दोस्तों हम अगला चैप्टर फिर से लेके आएंगे, जिसमें हम बाकी बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।